Hello everybody. Today I have discussed about the topic multiple school context which is related to the changing political context of education. As you know that previously जैसा कि पूर्व में हमने आपसे डिस्कस किया था स्कूल कंटेक्स्ट के बारे में. दैट मीन्स स्कूल ए प्लेस where children go to be educated or an organization that provide instruction or better we say that कि a period of life which you expend in the school. कहने का मतलब ये हो गया एक ऐसा स्थान जहाँ पर कि एक संस्थान में कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं या फिर कुछ वहाँ के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं. आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह मल्टीपल स्कूल कंटेक्स्ट के बारे में, यानी विद्यालय की कुछ जो विभिन्न आधार होते हैं या विभिन्न प्रकार के जो विद्यालय होते हैं उनके आधार क्या हैं, वहाँ पर किन किन प्रकार की चीज़ों की जो चेंजिंग पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अंतर्गत आते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे. जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है, आज जो वर्तमान परिवेश में जो विद्यालय के परिवेश में जो स्थिति देख रहे हैं उसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, समुदाय के बच्चे विद्यालय में आते हैं, अध्ययन करते हैं. वह अलग अलग डाइवर्स सोसाइटी से होते हैं, प्लस अलग परिवार के होते हैं या अलग अलग विचारधाराओं के होते हैं. कहने का मतलब हो गया है कि वो जो डिफरेंट जो सोसाइटी से होते हैं या डिफरेंट जो विचारधारा या आइडिया या व्यू के अंतर्गत आते हैं वो सभी बच्चे एक साथ एक जगह स्कूल में रहकर अध्ययन करते हैं. तो उनकी कुछ न कुछ पर्सपेक्टिव होगी, यानी उनके दृष्टिकोण क्या क्या होंगे. तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक जो बदलती हुई परिस्थिति में, जो परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें परिस्थिति बदल रही हैं उससे विद्यालय क्या प्रभावित हो रहा है, क्या स्थितियाँ हैं, उसमें किन प्रकार के विद्यालयों की स्थापना हुई है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे. लेकिन पहले मैं दृष्टिकोण की बात करना चाहता हूँ कि वो दृष्टिकोण मल्टीपल स्कूल कंटेक्स्ट के क्या हैं. तो वह दृष्टिकोण के अंतर्गत सर्वप्रथम साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा शैक्षणिक दृष्टिकोण, तीसरा डेवलपमेंटल दृष्टिकोण यानी विकासात्मक विकास के आधारित दृष्टिकोण क्या क्या होने चाहिए. साइकोलॉजिकल की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें स्पष्ट तौर पर ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि जो डाइवर्स नीड वाले बच्चे डाइवर्स कम्युनिटी या डाइवर्स जो सोसाइटी से आते हैं उनकी अपनी सोच, अपनी विचारधारा के अनुसार वो काम करते हैं और अध्ययन करते हैं. विद्यालय में आकर डिफरेंसेस जो नज़र आते हैं उन सभी को कैसे एकत्र किया जाए और शिक्षक कैसे उसके साथ कोऑर्डिनेट करे ताकि उनकी मनोस्थिति को समझ सके और उनका शैक्षणिक विकास कर सकें और जो उनकी मनोदशा होती है उसको जान सकें, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है विद्यालय के अंतर्गत. दूसरी जो शैक्षणिक आधार होती है, शैक्षणिक जो दृष्टिकोण होते हैं वह शैक्षणिक दृष्टिकोण को समझना उनकी कि वो शिक्षा अध्ययन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, शैक्षणिक व्यवस्थाओं को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं और शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनकी कैसी है, उन चीज़ों को समझना आवश्यक होता है. तीसरा जो आधार होता है वह डेवलपमेंटल यानी विकास की शिक्षा दी जा रही है बट उनका डेवलपमेंट, उनका विकास किस दिशा में किस ओर अग्रसर हो रहा है, इसको जानना समझना अति आवश्यक होता है एक शिक्षक के लिए और विद्यालय के लिए भी ये आवश्यक होता है. अब मैं विद्यालय यानी मल्टीपल स्कूल कंटेक्स्ट के अंतर्गत कौन कौन से फैक्ट्स हैं यानी तथ्य हैं जो कि कहीं ना कहीं विद्यालय की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, विद्यालय के आधार से जुड़े हुए हैं और विद्यालय के विकास में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उसमें सर्वप्रथम इसलिए मैं स्कूल के दृष्टिकोण से देखना चाहता हूँ कि वो या बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से हैं. जैसे कि सर्वप्रथम इसमें आती है स्टूडेंट यानी छात्र, दूसरा पीयर यानी उसके सहपाठी दोस्त समूह, तीसरा उसके क्लासरूम और चौथा नंबर में आता है विद्यालय का इन्वायरमेंट यानी विद्यालय का वातावरण. इन सभी का अलग अलग अध्ययन करना, अलग अलग जानना और उसके बारे में समझना यह अति आवश्यक है. अब सर्वप्रथम अगर स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो वो स्टूडेंट
विद्यालय के दृष्टिकोण से किस क्रिया शैली के अंतर्गत काम कर रहे हैं और स्टूडेंट की कार्यशैली किस प्रकार की है, विद्यालय की योजनाएं या विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, और विद्यालय की जो योजनाएं या विद्यालय के जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि या शैक्षणिक आधार योजनाएं बनाई गई हैं छात्रों के लिए, वो उसको प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ को जानना अति आवश्यक हो जाता है। दूसरा, उसके पीयर ग्रुप यानी समूह सहपाठियों की हम बात करें तो सहपाठी किस प्रकार से छात्रों के साथ उनका ग्रुप, उनके व्यवहार, उनके बिहेव को देखना समझना। उनके पीयर ग्रुप किस सोसाइटी से जो अलग अलग ग्रुप से आते हैं उनकी परिवेश, उनकी वेशभूषा, उनके आधार किस प्रकार के हैं और वो उन्हें सोचने में, शैक्षणिक क्षमताओं के विकास करने में किस प्रकार से मदद करते हैं, इसको समझना जानना अति आवश्यक हो जाता है। क्लासरूम की जहाँ तक साइज की बात है वह विद्यार्थियों के अनुकूल होनी चाहिए, जिससे कि छात्र जब अध्ययन कर रहे हो तो वह सुगम और व्यवस्थित तरीके से बैठकर अध्ययन कर सकें, क्योंकि क्लासरूम एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और एक शैक्षणिक दृष्टिकोण से वह एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कि अच्छे वातावरण, शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करने में सहायक होता है। और स्कूल का एनवायरनमेंट जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, स्कूल का एनवायरनमेंट चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, चेंजिंग पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अंतर्गत, राजनीतिक हस्तक्षेप के अंतर्गत कभी कभी कुछ विद्यालय स्थापित होते हैं, तो वहाँ पर जो शैक्षणिक मनोदशा है वो एनवायरनमेंट में शैक्षणिक आधार पर ही शामिल होना चाहिए, वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार नहीं उसका होना चाहिए। अगर उस आधार पर विद्यालय का एनवायरनमेंट तैयार अगर होगा तो फिर कहीं न कहीं शैक्षणिक दृष्टि प्रभावित होगी, शैक्षणिक दृष्टिकोण से वह प्रभावित हो जाएगा। इसलिए स्कूल का एनवायरनमेंट सही तरीके से होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, साफ और स्वच्छ होना चाहिए, जिससे कि छात्रों का विकास सही तरीके से हो सके। अगले क्लास में मैं आपको रूरल और अर्बन स्कूल के बारे में बात करूंगा और समझाने की चेष्टा करूंगा कि रूरल और अर्बन स्कूल की स्थापना का आधार क्या था और जो बहुआयामी या मल्टीपल स्कूल कंटेक्स्ट की जो परिकल्पना है उसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। और आप इस वीडियो को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्लास में आपको और इसके बारे में जो इसके टाइप हैं अर्बन और रूरल स्कूल के बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा। धन्यवाद।